जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए मेरे भाई जीके के क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग करेंगे मेरे भाई दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 में जीके के जो पूछे गए सवाल है मेरे भाई उसको करेंगे। लगभग 2023 में मेरे भाई 45 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और इस तरह से देखा जाए मेरे भाई तो जीके के जो हो जाएंगे मेरे भाई 45 सेट हो जाएंगे। तो लगभग आप लोग को 45 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा मेरा भाई दिल्ली पुलिस के लिए मेरा भाई, ठीक है इस बार। और आप लोग को जितने पूछेगा ना ये 45 शिफ्ट में सारे शिफ्ट के मेरा भाई आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को डिटेल में करवाऊंगा, पूरा ऑप्शन को चुन चुन के करवाऊंगा, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट होगा कौन कौन आने लायक होगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसके ऑप्शन को तोड़ेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग का 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ईजिली उन क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगर ये सीरीज़ 45 दिन का चलेगा और इन 45 दिन के सीरीज़ को अगर आप लोग पूरा देख लेते हो मेरे भाई तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मेरे भाई कि आप जीके में मेरे भाई 40 प्लस स्कोर करके आओगे। कोई नहीं रोकेगा 40 प्लस स्कोर करने से, क्योंकि जितना क्वेश्चन बताऊंगा जीके का उतना कर लोगे मेरे भाई तो ईजिली कर पाओगे। एसएससी का सीधा पैटर्न है मेरे भाई, प्रीवियस उठाओ और प्रीवियस में थोड़ा मोड़ा चेंज कर दो, ठीक है। तो वो ऑप्शन से हम पकड़ लेंगे मेरे भाई, थोड़ा मोड़ा चेंज करेंगे और आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज हम लोग करने वाले मेरे भाई 14 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के सवाल को देखेंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। आप दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल का या एससीएम का या एडब्ल्यू टीपीओ का या ड्राइवर का, सब के लिए आप जीके देख सकते हो। ये वाला सब में बेनिफिट करेगा, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव के लिए ये बेनिफिट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए पहला सवाल को देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है मेरा भाई निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से यहाँ पर शस्य भूमि में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध में सही है। कथन आपको दो दिया गया है मेरा भाई। देखो शस्य भूमि एवं मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। और शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, ये भी सही बात है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा भाई। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरे सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। दूसरा सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल, ठीक है, सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। ये किया जाता है सिद्धि धमाल जो मेरा भाई, ये गुजरात में क्या किया जाता है मेरा भाई, ये डांस किया जाता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि धमाल जो यहाँ पर जो नृत्य है ना, ये धमाल नृत्य किया जाता है कहाँ पर मेरे भाई, ये हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा में धमाल किया जाता है, फाग किया जाता है, तो ये सब नृत्य जो है हरियाणा में किया जाता है। लेकिन इसके आगे एक वर्ड जुड़ गया मेरा भाई, सिद्धि धमाल। तो सिद्धि धमाल जब भी रहे तो क्या होगा, गुजरात होगा। पंजाब के रिलेट करोगे तो यहाँ पर बहुत ही फेमस डांस मेरा भाई क्या है, भांगड़ा है, याद रखिएगा। और राजस्थान में क्या है मेरा भाई, घूमर, ठीक है। घूमर जो है कुछ क्षेत्र, घूमर जो है डांस वो हरियाणा क्षेत्र वाले भी लोग करते हैं, तो कभी कभी हरियाणा भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेनली याद रखिएगा घूमर राजस्थान के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कह रहा है मेरा भाई निम्नलिखित में से कौन आरबीआई पंजीकृत NBFA MFI है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है मेरा भाई आरबीआई के द्वारा पंजीकृत NBFC MFI है जो ग्रामीण संयुक्त देयता सुधार मॉडल पर काम करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरा भाई 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं। अभी देखो कि कल मैंने आप लोग के लिए डिटेल में मेरे भाई योजना आयोग और नीति आयोग को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मेरे भाई नेक्स्ट क्लास पंचवर्षीय योजना पर ही आएगा। तो उन सारे क्लास को देख लीजिएगा, 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के सवाल बनते हैं, इसलिए क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए इनको जिनको पता होगा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य या उद्देश्य पता होगा वही पकड़ पाएंगे। देखिए केवल विकास तो ये तो गलती हो जाएगा, केवल विकास आधुनिक क्षमता ये भी गलती है, विकास और बिचौलियों का उन्मूलन ये भी गलती है। जो सही होगा जो लक्ष्य था मेरे भाई विकास था, आधुनिकीकरण था, समता और आत्मनिर्भरता था, तो ये सब पंचवर्षीय योजना के क्या थे मेरे भाई, लक्ष्य थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 5 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है।
चार ऑप्शन है। देखो नाइट्रोजन जो है मेरा भाई ये नोबल गैस नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखिए नोबल गैस जो होता है मेरा भाई याद रखिएगा, नोबल गैस टोटल जो होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं मेरा भाई? टोटल 7 नोबल गैस होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। कौन कौन होते हैं? तो नोबल गैस जो होगा सबसे पहले आप लोग याद रखें, एक तो नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। हीलियम के बाद आप लोग याद रखना मेरा भाई, एक होता है जेनॉन होता है जिसको एक्सी बोलते हैं, ठीक है, जेनॉन या किनिन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक आर एन रेडॉन हो जाएगा, आर एन से क्या होगा? रेडॉन हो जाएगा। एक होता है ओजी, ओजी से ओग्नेसन हो जाएगा, ठीक है, ओग्नेसन हो जाएगा। उसके बाद के आर से हो जाएगा एक क्रिम्पटन हो जाएगा। तो 4 यहाँ 3 यहाँ, टोटल 7 हो गए। और एक और चीज़ याद रखिएगा इससे, ठीक है, कि जितने भी मेरे भाई जो नोबल गैस होते हैं ना, नोबल गैस जो होते हैं, पूछे कौन से समूह में है, तो समूह 18, ठीक है, समूह 18 के ये क्या है मेरे भाई? तत्व है। समूह 18 के ये क्या है मेरे भाई? तत्व हैं। जितने भी दिख रहे हैं ये जो है ये सब के सब अक्रिय गैस है। नोबल गैस ही बोलते हैं इसको, और इसको अक्रिय गैस ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका पूछेगा कि इसका संयोजकता क्या होता है? वैलेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। संयोजकता क्या होता है? तो वर्ग 18 के जितने तत्व हैं उनकी संयोजकता जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो पूछेगा नियोन की संयोजकता 0, ऑर्गन की संयोजकता 0, हीलियम की संयोजकता 0। तो जितने भी सातों की संयोजकता क्या होगा? 0। और ये सातों के सातों आते हैं कितना? समूह 18 में आते हैं, ठीक है। और 7 आवर्त होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मेरे भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में स्थित है? ये है मेरे भाई महाराष्ट्र में। कहाँ है मेरे भाई? महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर नेशनल वाटरवे आया है ना, तो इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कहाँ से कहाँ है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 पूछ दिया, नेशनल वाटरवे 2 पूछ देगा आपसे, नेशनल वाटरवे 3 तक आप कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। 1 में बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मेरे भाई इलाहाबाद। मैं शॉर्ट में आई लिख देता हूँ, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। हल्दिया तक मेरा भाई क्या है? पहला, ठीक है, इलाहाबाद, या इसको प्रयागराज अभी नाम हो गया तो याद रखिएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया। दूसरा जो हो जाएगा मेरा भाई सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी हो जाएगा ये दूसरा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से धुबरी। NH3 NHNW3 नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कोलम से कहाँ तक है मेरे भाई? कोलम से कोट्टूपुरम, ठीक है, कोलम से कोट्टूपुरम तक ये है NH3। अब याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो ये होगा NW1 नेशनल वाटरवे 1 होगा, जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज बोल लो से कहाँ तक है? हल्दिया तक, जिसकी लंबाई याद रखिएगा कितना है मेरे भाई? 1620 है। कितना है? 1620 है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई एक क्वेश्चन आपसे कर दिया जाता है कि जो नेशनल वाटरवे होता है ना, इनका एक संस्था होता है जिसका नाम है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बोलते हैं, जिसका गठन हुआ था, कब हुआ था? जिसका गठन आपसे पूछ लेगा तो 1936, ठीक है। यहाँ हो जाए क्या चाहिए? 1986 में मेरे भाई, सॉरी 1986 में क्या होता है? भारतीय अंतर्देशीय। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ मेरे भाई। देखो क्लास थोड़ा लंबा होगा, घबराना मत। अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरा क्लास को देखना। शायद ही कोई टीचर जो होगा मेरे भाई इन चारों ऑप्शन को इतना डिटेल में आप लोगों को क्लास करवाएगा, वो भी प्रीवियस ईयर के। कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में उस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखो टॉपिक तो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या होंगे मेरे भाई एग्जाम में? फोड़ क्या होगा सारे क्वेश्चन क्यों? क्योंकि सारे प्रीवियस के अच्छे से आपने पूरा डिटेल में एनालिसिस देख रहे हो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसकी गठन हुआ था 1986 में। और पूछेगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, ठीक है। याद रखिएगा नोएडा में क्या है मेरे भाई? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय, इसका गठन 1986 में हुआ। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई, 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि इबन बतूता जो है कि इबन बतूता की यात्रा एक पुस्तक है जिसे रिहला कहा जाता है, ठीक है।
मूल रूप से किस भाषा में? रिहिला जो लिखा गया अरबी भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रिहिला किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। पूछेगा रिहिला किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में। कौन लिखा था? इब्न बतूता। अब अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मेरे भाई कहाँ से? मोरक्को से। कहाँ से आया था मेरे भाई? मोरक्को से आया था। कहाँ? भारत आया था। पूछेगा कि मोरक्को से कहाँ आया था? भारत आया था। कब आया था? 1933 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1900 बोला, 1333 में क्या आया था मेरे भाई? ये भारत आया था। उसके बाद याद रखोगे मेरे भाई, तो पूछता है कि ये किसके दरबार में भारत आया था, मतलब कि किसके दरबार में आया था भारत मेरे भाई? तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में मैं MBT लिख दिया हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। MBT के शासनकाल में क्या आया था मेरे भाई? भारत आया था, आप सभी को पता होना चाहिए। अब चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? ये हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई। MRTP अधिनियम के द्वारा ही सरकार क्या करती है? प्रतिबंधनात्मक व्यापार पर क्या कर देती है? रोक लगा देती है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल हम देखेंगे 9 नंबर मेरे भाई। 9 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी की? याद मत रखना मेरे भाई, इसको हरियाणा है, बस अभी याद करने की ज़रूरत नहीं चौथा, क्योंकि ये करंट अफेयर के सवाल है। करंट अफेयर के सवाल चेंज होते रहते हैं, तो इसे मत याद करना। लेकिन हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है मेरा भाई, ये 2025 में कहाँ हुए थे, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेज़बानी कौन से राज्य किया था मेरे भाई? तो ये किया था मेरे भाई बिहार किया था, ठीक है। कौन किया था मेरे भाई? बिहार किया था। बिहार में मेरे भाई ये जो हुआ था, ये 5 जिलों में, बिहार के 5 जिला में हुआ था, जिसमें कि आप नाम याद रखिएगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। इन 5 जगह पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या किया गया था? बिहार में आयोजन किया गया था। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण था, कैमा संस्करण था, देखो ये चौथा पूछ रहा था, लेकिन ये जो बिहार में हुआ है अभी हाल फिलहाल 2025 में, ये कौन सा संस्करण है मेरा भाई? तो ये याद रखिएगा, ये है 7वां संस्करण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। ये 2025 में खेलो इंडिया गेम्स का 7वां संस्करण था। और आपसे पूछेगा मेरे भाई कि 7वां संस्करण का जो ये 2025 का जो हुआ मेरे भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके पूछेगा कि शुभंकर कौन थे मेरे भाई? शुभंकर अगर आपसे पूछ दे तो ये याद रखिएगा, शुभंकर इसका हो जाएगा गज सिम्हा जो हो जाएगा मेरे भाई, इसका शुभंकर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर के सवाल थे, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में किया। अब देखो फिर यहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, जिसको बोलते हैं IVA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का पूछा, ठीक है, कि मेजबानी किस देश ने की थी? मत याद रखो मेरे भाई, भारत किया था, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पूछेगा कि 2025 में कौन किया था, ये हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो 2025 में कौन किया था? तो 2025 में याद रखिएगा सर्बिया किया था। कौन सा देश किया था मेरे भाई? सर्बिया देश किया था। और याद रखिएगा सर्बिया देश है जहाँ पर एक बहुत ही फेमस शहर है नीस में ही इसका क्या हुआ था मेरे भाई? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। देखो IBA का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। IBA का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे भाई? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि आग्नेय चट्टान जो है मेरे भाई, ये होता क्या है, ठीक है। आग्नेय चट्टान, देखो आग्नेय चट्टान जो होता है पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान, ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान, या जो मैग्मा होता है, ठीक है, मैग्मा होता है या पिघली हुई चट्टान होता है, ठीक है, या लावा जो होता है, ये सबको ठंडा करके जम जाता है, ठीक है, ठंडा करके जम जाता है, और जमकर जो बनता है ना चट्टान, उसी को आग्नेय चट्टान बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो पिघलती है चट्टान, मैग्मा, ये सब, और पिघल के ठंडा होकर जो जमता है, उसी को आग्नेय से बोलते हैं। तो इसमें से जो हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रायोलाइट जो हो जाएगा, यही जो हो जाएगा आग्नेय चट्टान का क्या है मेरे भाई? ये उदाहरण है। जबकि यहाँ पर आप चर्ट देखोगे, ये चर्ट जो ऑप्शन है, ये होता है मेरे भाई SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड से ये बना होता है चर्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर दिख रहा होगा संगुटिकासम जो है मेरे भाई अवसादी चट्टान, ये किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का है। किसका? अवसादी चट्टान।
तो ये जो दिख रहा है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, जबकि ये अब दिख रहा है मेरे भाई ये क्या नाम है, संकोनासम। तो संकोनासम किसका हो जाएगा मेरे भाई, ये तलछट्टी चट्टान, तलछट्टी चट्टान का क्या हो जाएगा मेरे भाई, उदाहरण हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टान पूछेगा तो रायोलाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 12 नंबर, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध क्या है मेरे भाई, डैश वादक है, ये मृदंगम से, ठीक है, याद रखिएगा। मृदंगम से पूछेगा तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, अनंत आर कृष्णम, एक प्रसिद्ध वादक है। अब यहाँ से रिलेट कीजिएगा, सितार से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछा जाए, रविशंकर, रविशंकर बहुत बार रिपीट है मेरे भाई, ये किससे है, सितार से। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जो हो जाएगा मेरे भाई, चौरसिया जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बांसुरी से। संतूर से आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, संतूर में आप लोग याद रख सकते हो किन का नाम, तो इसमें आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार शर्मा का याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं, ये भी बहुत ही फेमस है संतूर बजाने में, तो आप लोग इनका नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई 13 नंबर, कह रहा है डैश आयु के वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य, कितना से कितना, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का क्या है मौलिक कर्तव्य। अब देखो मौलिक कर्तव्य जो है मेरे भाई, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ से, ठीक है, यूएसएसआर, या ये नहीं रहेगा तो रसिया रहेगा, ठीक है, अभी यूएसएसआर ही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये यूएसएसआर से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया। टोटल पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितना है मेरे भाई, 11 मौलिक कर्तव्य, कितना है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है उसको क्या करना है, शैक्षणिक अवसर का प्रदान करेगा माता पिता, ठीक है। तो आप इतना चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, ये किया था मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था मेरे भाई, ये कौन किए थे मेरे भाई, ये किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे, आप लोग को पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ से याद रखना मेरे भाई, ये आप लोग को दिख रहा होगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी दिख रहा होगा। महात्मा गांधी को आपको पता है मेरे भाई, इनको क्या कहा जाता है, इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, क्या मेरे भाई, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वहीं आप लोग देख सकते हो मेरे भाई चित्तरंजन दास को मेरे भाई किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु, किस नाम से, देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो इनको किस नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये चाचा के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इनका क्या है, उपनाम है, जो कि आप लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस। कब किया, तो 1939 में किया था, याद रखिएगा। अगर पूछे मेरे भाई एक और चीज़ यहाँ पर रिलेट कीजिएगा कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछा कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे भाई ये हुआ था यूपी में। कहाँ हुआ था, यूपी में। यूपी में एक जगह है मेरे भाई मकर उन्नाव, ठीक है, मकर उन्नाव करके एक जगह का नाम है, यहीं पे क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई 15 नंबर, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है। देखो प्रचलित कीमतें पर ही मेरे भाई क्या होगा, कीमतें पर ही क्या होगा, राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में ये बताया गया मेरे भाई कि विधेयकों, ठीक है, विधेयकों यानी कि बिल पर जो होगा राज्यपाल की क्या होगा, स्वीकृति होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही बात बताया गया है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 200 में बताया गया है। जबकि यहाँ पर आप रिलेट करोगे आर्टिकल नंबर 164, तो आर्टिकल 164 में क्या बताया गया मेरे भाई, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति बताया गया है। कि इसमें क्या बताया गया मेरे भाई, सीएम की नियुक्ति, और सीएम के सलाह पर जितने भी मंत्री हैं उन सब की क्या नियुक्ति होगा, ठीक है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है, सीएम की नियुक्ति। उसके बाद अगला देखोगे आर्टिकल नंबर 201। 201 में क्या है मेरे भाई, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार पर आरक्षित करने पर विधेयकों से संबंधित होगा, आर्टिकल नंबर 201। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 264 याद रखिएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग शब्द को परिभाषित करता है, शब्द को क्या करता है मेरे भाई,
परिभाषित करता है, ठीक है। वित्त आयोग शब्द को क्या करता है मेरे भाई, परिभाषित करता है। आर्टिकल 264 ये चीज़ को बताता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगा मेरे भाई, ये तो सिंपल था, ये शिलोंग हो जाता, मेघालय में होता है, ठीक है। मेघालय के यहाँ शिलोंग ऑप्शन दिया था, तो शिलोंग। अगर शिलोंग में पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मौसिनराम में। कहाँ, मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई पूछे कि आपसे सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, कम वर्षा, तो ये लेह लद्दाख, ठीक है। लेह में सबसे कम वर्षा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो ये किया गया था मेरे भाई 2016 में, ठीक है। क्या मेरे भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो शुरू किया गया, ये किया गया कब, 2016 में। पूछेगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर आता है मेरे भाई, मंत्रालय का नाम पूछ दे, मंत्रालय, किस मंत्रालय ने शुरू किया था ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये किया था मेरे भाई वित्त मंत्रालय। कौन, वित्त मंत्रालय क्या किया था मेरे भाई, शुरुआत किया था किसका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ये किया गया था मेरे भाई 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। रोलेट एक्ट ऐसा होता था मेरे भाई जिसमें कि आप लोग को क्या करता था, भारत में बहुत ज़्यादा उस समय मतलब कि आज़ादी की मांग के लेकर मेरे भाई बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति को क्या करते थे, बिना मुकदमा चलाए हुए उठा लेते थे और उसको जेल में बंद कर देते थे। तो इसी को क्या बोलते हैं, रोलेट एक्ट, या रोलेट एक्ट को ही बोला गया है काला कानून, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम है काला कानून, ठीक है, जो कि कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है। तो ये अप्रयुक्त भाग, यानी कि जो अप्रयुक्त भाग होते हैं उनसे ही तो मेरे भाई क्या होता है, शौच बनकर बाहर निकलता है। ये तो इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास के यहाँ पर नाम दिया मेरे भाई एलिस ए एडवेंचर इन वंडरलैंड, ठीक है। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक का है। तो ये लुइस कैरोल एक लेखक है मेरे भाई, उनके द्वारा ये क्या है, उपन्यास यानी कि लिखा गया है, एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों में 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। ये होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब एक चीज़ यहाँ से लेट कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं आपके एग्जाम में। देखो सबसे पहले पूछा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया, याद रखेगा 2015 में। कब आया था, 2015 में, ठीक है। अब पूछ देता है मेरा भाई कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना रुपया मिलता है, तो याद रखिएगा 10 लाख रुपया। कितना मिलता है मेरा भाई, 10 लाख रुपया। उसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर मुद्रा योजना, जिसमें कि मुद्रा वर्ड, ठीक है, MUDRA, मुद्रा, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। मुद्रा का 2-3 गो वर्ड इसमें से दे दिया, उसमें पूछ देगा कि D का फुल फॉर्म क्या होता है, A का फुल फॉर्म क्या होता है, R का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसलिए मुद्रा का फुल फॉर्म जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, उसके बाद एंड रीफाइनेंस, ठीक है, रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इधर जगह नहीं, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एजेंसी लिमिटेड। तो ये होता है मेरे भाई क्या, मुद्रा का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। M से हो जाएगा माइक्रो, U से यूनिट, D से हो जाएगा डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड क्या हो जाएगा मेरा भाई, मुद्रा का फुल फॉर्म होगा। नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 23 नंबर, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी। देखो मेरे भाई उस समय थे मेरे भाई, ये जो था PV नरसिम्हा राव था। कौन था मेरे भाई, PV नरसिम्हा राव था उस समय प्रधानमंत्री। और ये जो नई आर्थिक नीति जो था मेरे भाई, नई आर्थिक नीति जो था, ये जो मेरे भाई आया था नई आर्थिक नीति, ये कब आया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाता है बहुत बार। नई आर्थिक नीति, ये इसकी शुरुआत हुआ था मेरे भाई 24 जुलाई 1991। इस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत में वार्षिक पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो कि 7वीं के बाद आपको पता होगा कि 2 साल का आया था, 91 से 92, ठीक है।
तो यहाँ पर जो याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा कि नई आर्थिक नीति जो था वो कब आया था, तो 24 जुलाई 1991। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भारत के, पीवी नरसिम्हा राव थे। बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। लेड जो है मेरे भाई ये धातु है, क्या है, पहला ही ऑप्शन गलती हो जाएगा, ये धातु है जबकि बोला है अधातु, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी यहाँ पर जो भी दिख रहा है ये सब के सब सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव पर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है, कौन सा उत्सव, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है मेरे भाई ताज महोत्सव। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ताज महोत्सव जो होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ये आपको पता है कि ताजमहल जो हम लोग का है, ठीक है, कहाँ है, आगरा में, तो वहीं पर ये एक मेला लगता है, किसके, मुमताज़ और शाहजहाँ के याद में ये मेला लगाया जाता है। कौन सा, ताज महोत्सव मेला लगाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। ईजिली था, ईजिली कर लेते। अब देखो हम्पी नृत्य उत्सव जो है मेरे भाई ये कहाँ पर होता है मेरे भाई, ये कर्नाटक के हम्पी में ही होता है, ठीक है, कर्नाटक में होता है। और उसके बाद यहाँ पर नटांजलि जो है मेरे भाई, ये नटांजलि जो होता है चिदम्बरम, कहाँ, चिदम्बरम, ये चिदम्बरम कहाँ है मेरा भाई, चिदम्बरम तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु, TN लिख देता हूँ, तमिलनाडु में, ठीक है। ये नटांजलि उत्सव में क्या होता है कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य ना वो सारे शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर किया जाता है मेरे भाई। बहुत मजा आएगा, कसम से जाके एक बार जरूर आप लोग देखिएगा अगर मौका मिलता है साउथ जाने का तो। उसके बाद निशांगदी उत्सव जो है ये कहाँ होता है मेरे भाई, ये होता है केरल में। कहाँ होता है मेरा भाई, केरल में होता है निशांगदी उत्सव, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे। 26 नंबर यहाँ पर सवाल दे रहा है मेरे भाई। देखो यहाँ पर 26 नंबर सवाल में कह रहा है प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को जो होता है ना उत्पाद दे दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता दे दिया है, सेकेंडरी उपभोक्ता दे दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग को मिलान करना था। तो प्रोड्यूसर एक का देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर, कौन हो जाएगा, ग्रीन प्लांट हो जाएगा। प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 का ए हो जाएगा, रैबिट हो जाएगा, ठीक है। और 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये रैबिट किसको खाएगा, फॉक्स को खाएगा। और यहाँ पर फॉक्स जो होगा कंपोजर, जिसको अपघटित बोलते, तो अपघटित कौन होता है मेरे भाई, तो अपघटित तो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं अपघटित, तो ये हो जाएगा इसका सी। तो ये मिलान जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे। इसका ये आंसर दिया है, आपको मिलान करके भी ऊपर बता दिए। 27 नंबर सवाल देखो कि यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था, ये मीराबाई चानू जीता था। अब देखो 21 से क्वेश्चन आने के संभावना बहुत कम है, भी जितने हाल फिलहाल पैरा ओलंपिक्स हुए हैं तो इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो 21 को मत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करंट अफेयर में पढ़ना है। सबसे पहले देखो मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मैरी कॉम हो जाएगा बॉक्सिंग से, किससे, बॉक्सिंग से हो जाएगा। PV सिंधु क्या करती है मेरे भाई, बैडमिंटन से हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है। मीराबाई चानू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से हो जाएगा, भारोत्तोलन से हो जाएगा। लवलीना बोरोन ये भी क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग से हो जाएगी, ठीक है। तो इन सबको किस खेल से संबंधित है ये नाम याद रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। 28 नंबर, एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। ये इनके जो एनी बेसेंट पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था ना, ये जॉन बर्नार्ड शॉ का प्रभाव सबसे ज़्यादा था, और ये जो थे एक फैबियन समाजवादी से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। एनी बेसेंट आपको पता होगा कि एक चीज़ की स्थापना की थी, बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता ना हो तो याद करवा दो, बहुत क्वेश्चन भी पूछा गया है। इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग, जिसकी क्या की थी मेरे भाई, स्थापना की थी। कौन की थी मेरे भाई, एनी बेसेंट, स्थापना एनी बेसेंट, और एक और इसमें एनी बेसेंट के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल लिख देता हूँ समझ जाना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कब, 1916 में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कौन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 29 नंबर, दिए गए स्मारकों में से कौन सा भारत कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो देखो कर्नाटक में ये कित्तूर जिला, कर्नाटक में ही एक कित्तूर है, वहीं जगह पर एक कित्तूर किला है, याद रखिएगा, ठीक है। गोल गुम्बज विजापुर कर्नाटक में ही है। होयसलेश्वर मंदिर जो होयसल में ही है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। ये पलक्कर किला जो आप देख रहे हो ना, ये पलक्कर किला जो है मेरे भाई, ये जो है केरल में है। कहाँ है मेरे भाई, केरल में स्थित है ये पलक्कर किला, तो यही इसमें क्या हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, उसके बाद 20 क्वेश्चन और बचेगा, ठीक है। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस में उच्च साक्षरता दर पाई गई है? तो सबसे पहले आपको 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर वाला स्टेट को आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे। देखो 2011 के जनगणना का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो था हम लोग का केरल था, और सबसे ज़्यादा केंद्र साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। तो इस हिसाब से ये सही होगा, लेकिन जानना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी कि सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले भारत बात करते हैं कि इसमें जो था मेरे भाई भारत की कुल साक्षरता हम पूछ रहे हैं कि भारत के कुल साक्षरता क्या था 2011 के जनगणना के अनुसार, ये था 74.04। कितना था? 74.04, जिसमें कि मेल की साक्षरता कितना था मेरे भाई? मेल कितने थे उस समय भारत में पढ़े लिखे? तो 82.14% थे। और जबकि फीमेल कितना था मेरे भाई? फीमेल की साक्षरता दर, ये साक्षरता दर बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। 65.46% भारत के महिला का क्या था? साक्षरता दर था। इसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका था? केरल का। केरल का क्या था मेरे भाई? सबसे ज़्यादा, ऊपर मैं कर दिया मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। और सबसे कम किसका था मेरे भाई? बिहार का। किसका था? कम, बिहार का। तो ये नीचे कर दिया तो बिहार का, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग को इतना याद रखो, अभी इसमें और भी चीज़ें मेरे भाई, ये अभी हटाता हूँ, इसे नोट कर लेना अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे यूटी में पूछे कि ठीक है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य, तो ये हमारा लक्षद्वीप। और सबसे कम वाला पूछे, कम वाला, तो कम वाला कौन हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली जो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ये है मिजोरम। कौन है मेरे भाई? मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए याद रखिएगा इतना चीज़, ये इतना फैक्ट काफ़ी है मेरे भाई। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियान प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है मेरे भाई, ठीक है। इनकी आत्मकथा क्या? प्लेइंग टू विन। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन सा? प्लेइंग टू विन, याद रखना, गलती मत कर देना। साइना नेहवाल, आंख मूंद के मारना। अब देखो यहाँ से रिलेट कीजिएगा, अभिनव बिंद्रा जो है मेरे भाई, ये शूटिंग से, किससे है? शूटिंग से संबंधित प्लेयर है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ठीक है, क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जो हो जाएगा मेरे भाई, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। उसका लवीना बोरगोन जो हो जाएगा, किससे हो जाएगा? बॉक्सिंग से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई, 32 नंबर, देखो क्या कर रहा है। उस्ताद अल्लाह रखा खां, उसके बाद है साबिर खां, उसके बाद पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश। ये जो बोल रहे हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा तबला से। सबसे पहले देखो महाराज वाला जितना आएगा ये तबला से होगा, ठीक है। बाकी अल्लाह रखा खां, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन हो गए, ये सब के सब तबला से हैं, बहुत ही फेमस है मेरे भाई तबला वादक। तो इन सब का नाम आपको याद होना ज़रूरी है। अगला देखो 33 नंबर बोल रहा है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा? तो पहला राजवंश जो था मेरे भाई ये हर्यक वंश था। इसमें कुल जो था मगध साम्राज्य पर टोटल 4 राजवंश जो थे शुरू में राज किए थे, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला पूछे तो हर्यक वंश, दूसरा पूछे मेरे भाई तो ये हो जाएगा शिशुनाग वंश, तीसरा पूछे तो नंद वंश, और नंद वंश को पराजित करके फिर चौथा आता है मेरे भाई कौन सा? मौर्य वंश। याद रख लिए, ये क्रम आपसे पूछता है मेरे भाई एग्जाम में, इसलिए याद रखेगा। हो सकता है कि 2025 वाले में आपको दूसरा पूछ दे कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। तो 4 तक आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हर्यक वंश के आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था, ठीक है, याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का कौन था संस्थापक? वो खुद था शिशुनाग ही था मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य। उसके बाद नंद वंश का कौन हो जाएगा? महापदम नंद। कौन हो जाएगा? महापदम नंद जो हो जाएगा वो नंद वंश का संस्थापक होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई, और 34 नंबर सवाल कह रहा है कि प्यादा। देखो प्यादा, अगर चेस आप देखते हो या चेस खेले होगे तो प्यादा जो वर्ड है चेस से, शतरंज से संबंधित है, ईजिली कर दोगे मेरे भाई। चलिए इसलिए खेल वेल भी आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ज्ञान होता मिलेगा आप लोग को और एग्जाम में अच्छा करके आओगे। देखो भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न से किस राज्य से हुई है? तो भारतनाट्यम आपको पता होगा कि एक शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु में हुआ था। वैसे ही आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा हुआ था? कुचिपुड़ी। किसका?
कुचिपुड़ी का हुआ था, कुचिपुड़ी का हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। भारत से एक और चीज़ यहाँ से रिलेट आप कर लेना, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर कर दूँ कि ये भारतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे सबसे पुराना पुराना शास्त्रीय नृत्य। पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है मेरा भाई, तो ये है भारतनाट्यम, ठीक है, याद रखना। और सबसे पुराना भाषा भी हो जाएगा, सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, 2004 में बना था, याद रखिएगा। देखिए भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, ये किए थे मेरे भाई सोवियत संघ। और याद रखना कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना जो लिया गया वो किस देश से लिया गया, तो यूएसएसआर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ से क्या लिया गया मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना लिए गए। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में हुए। 1900 मेरे भाई 51 से हमारे देश में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ और लास्ट हुआ मेरे भाई 2000, कब तक चला मेरे भाई, 17 तक पंचवर्षीय योजना। ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 17 तक, लेकिन 15 में ही खत्म हो जाता है, जो कि मैं आपको क्लास अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के देखो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं पंचवर्षीय योजना से, तो आप कर लोगे मेरे भाई तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2 नंबर तो हो जाएगा ना बोनस में। तो आप क्लास ज़रूर करना मेरे भाई, बस आप लोग जितना बताता उतना करो ना भाई, 4 क्या होगा एग्जाम में, गारंटी बोल रहा हूँ। देखो भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो डैश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो अभी फिर वही क्वेश्चन है, देखो 6 से 14 वर्ष के, ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं मेरे भाई, इनको मंजूरी दी थी। ये क्या हुआ संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो इसलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई, उनको प्रारंभिक शिक्षा देना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षा का क्या है मेरा भाई, मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 के ए में बताया गया, क्या 21 के ए में बताया गया है। अगला चलते हैं मेरे भाई, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है राज्यपाल। अगर याद रखिएगा कि आपको बोलेगा कि संसद में जो संयुक्त बैठक है, संसद में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तब हो जाएगा क्या चीज़, राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, पार्लियामेंट की बात करता हूँ, संसद की, ठीक है। संसद की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए जो बुलाता है वो राज्यपाल बुलाता है। राज्यपाल से रिलेटेड अगर आर्टिकल करें तो इससे बहुत सारे आर्टिकल बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखो मेरे भाई, आर्टिकल कितना मेरे भाई, 153 में भारत क्या होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको अभी कमेंट बताना है, ठीक है। प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल कितना में बताया था, राज्यपाल के द्वारा होता है, कितना में बताया था, अब एक बार हमको कंफर्म करके AHW के तौर पर अभी ऊपर मैं करवाया हूँ, अगर कॉन्शियस हो के आप क्लास देख रहे हो तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्या करा है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ठीक है, जब हुआ मेरे भाई, तो ये अंग्रेजों ने इनको क्या दिया था, नाइटहुड की उपाधि दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने क्या कर दिया था, यही जो घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, तो ये क्या करते हैं, नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑप्शन से भी आप रिलेट कीजिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। कमाटा टमारू कांड जो हुआ था 1914 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में है, याद रखिएगा, इन सभी को भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये आर्टिकल 18 के यहाँ पर 2 में बताया गया। अब देखो आपके मन में चल रहा होगा कि कितना डीप क्वेश्चन है सर, बताइए यहाँ पर ये डीप हुआ कि नहीं मेरे भाई। हम और लोग नॉर्मली 18 पढ़ के और आगे बढ़ जाते हैं 19 पे, लेकिन आर्टिकल के यहाँ पर सब आर्टिकल भी पूछ रखा है मेरे भाई कि आर्टिकल 18 के 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। ये बहुत डीप क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ये वही करेंगे जो अच्छा से पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में जब आपसे पूछे तो उसमें आप लोग को लगाना है क्या, उपाधियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। जबकि आपसे पूछे 18 के 1 में पूछे, 18 के 1 में पूछे कि 18 के 1 में क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 18 के 1 में हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा 18 के 1 में हो जाएगा,
ये हो जाएगा राज्य सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य कहने का मतलब कि ये हुआ मेरे भाई, राज्य में जितने भी सैन्य हो गए, सैनिक हो गए या शिक्षक हो गए या वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी उपाधि नहीं क्या कर सकते हैं, उपाधि प्रदान नहीं कर सकते, कोई अन्य उपाधि वो अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। वही यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 18 के 2 में क्या बताया गया है, तो 18 के 2 में ऊपर में ही देख रहा होगा कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे आर्टिकल 18 के 3 में क्या बताया गया है, तो 18 के 3 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का क्या हो, नागरिक नहीं हो, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं हो और वो भारत सरकार के अधीन क्या कर रहा हो, कोई लाभ पद पर हो, भारत सरकार के अंदर कोई लाभ पद पर हो, तो वो विदेश से कोई भी क्या नहीं कर सकता है मेरे भाई, विदेश से कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है या कोई भी लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसको राष्ट्रपति मतलब कि अनुमति ना दे। राष्ट्रपति अनुमति देता है कि हाँ आप इसे स्वीकार कर सकते हो, तो ये स्वीकार कर लेगा व्यक्ति, अगर नहीं कहेगा तो नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 4 में क्या पूछा है, अनुच्छेद 18 के 4 में, अनुच्छेद 18 के 4 में ये बताया कि भारत सरकार के अधीन जो भी मेरे भाई लाभ या विश्वास के कोई पद धारण किए हुए हैं और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के बिना सहमति के विदेश में आपको कोई बुलाया और वहाँ जाकर आप विदेश के कोई आपको दे रहा है कि गिफ्ट आपको देते हैं हमारे यहाँ ये, या कोई उपहार दे रहे हैं हम आपको, ये ले लीजिए, या वहाँ पर कोई एक पद आपको दे रहा है ये ले लीजिए, तो ये बिना राष्ट्रपति के आप नहीं कर सकते अगर भारत के कोई भी ऊंचा पद पे हैं, कोई लाभ पद पे हैं तो। ठीक है, तो यही चीज़ है मेरे भाई। अब देखो 2 पूछा है मेरे भाई, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में 3 पूछ दे या 1 पूछ दे या 18 ही पूछ दे, तो आप अच्छे से याद कर लेना इन सबको। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। देखो, रूपांतरण यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। राहत यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई है, बिल्कुल सही है। देखो, परिलंबन इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर देना, ये गलती है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, तो वो पुरोहित होता था मेरे समय। राजा यहाँ पर जो होता था वैदिक काल में, जो भी राजा के धार्मिक अनुष्ठान करवाता था उसको क्या बोलते थे, पुरोहित बोलते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई 43 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को से संबंधित है। ये अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 में बताया गया मेरा भाई, क्या चीज़, कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार। ठीक है, अब यहाँ से याद रखिएगा मेरे भाई, आर्टिकल 44 बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, तो राज्य के नागरिक का क्या होगा, समान क्या होगा, समान नागरिक संहिता मिलेगा। समान, इसमें यूसीसी के बारे में बताया गया, समझो, समान नागरिक संहिता के बारे में, भारत के प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक संहिता मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में बताया गया आर्टिकल 44 में। वही आर्टिकल 42 में बात करते हैं मेरे भाई, तो राज्य के क्या होगा, न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने और महत्व और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। ठीक है, ये लिखूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, बस ध्यान में रखिएगा। देखिए, आर्टिकल 43 में बताया गया है मेरा भाई, क्या चीज़, ये बताया गया ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया है, तो याद रखिएगा, एक बार इसे पढ़ लेना मेरे भाई। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रस्तावना से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा मेरे भाई, इस बात को माइंड में सेट कर लो। देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे, तो कौन से थे मेरे भाई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। देखो, जब संविधान में पूछेगी अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है, तो एक बार ही संशोधन हुआ है मेरे भाई। ठीक है, संविधान में वो भी संशोधन नहीं होता, क्योंकि एक केस चला था, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस केस था, इसको जरूर याद रखना, भूलना मत, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद एक केस चला था 1973 में, जिसमें कि क्या कहा था केशवानंद भारती कि संविधान का क्या है,
ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके बिना मूल ढांचा को, इसके मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना हम क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ है मेरे भाई, अभी तक जो है संविधान प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किए गए और इसी एक बार संशोधन किए गए जिसमें कि 3 वर्ड जोड़ा गया। कितना वर्ड जोड़ा गया मेरे भाई, 3 वर्ड जोड़ा गया। क्या क्या वर्ड जोड़ा गया, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और एक और जो वर्ड जोड़ा गया मेरे भाई, अखंडता जोड़ा गया। क्या, अखंडता वर्ड जोड़ा गया। तो ये 3 वर्ड जोड़ा गया था मेरे भाई। पूछा है कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन और 1976 के तहत क्या किया गया, 3 वर्ड जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, उसके बाद देखो संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ, एक बार। कब हुआ था, तो 1976 में होता, याद रखिएगा। 3 वर्ड जोड़ा गया, इन सबको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए मेरे भाई। चल अगला सवाल हम लोग चलेंगे मेरे भाई, 45 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? ये चित्रा विश्वेश्वरन। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर आप लोग छाट सकते हो। देखो ये और ये जो है, ये दोनों ही भारतनाट्यम से रिलेटेड है, जबकि गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुरी डांस करते हैं। कौन से, मणिपुरी डांस। और जबकि बिरजू महाराज जो हो जाएंगे कथक डांस करते हैं मेरे भाई। तो आप, अगर आपको पता होगा मेरे भाई कि ये दोनों जो है कौन से डांस करते हैं, तभी 2 ऑप्शन को काटोगे, तब तो आप 50-50 में रहोगे। और आपको दोनों में से नहीं भी आता है, अगर तुक्का भी लगाए तो फिर चांस होगा 50-50 में कि कोई ना कोई सही हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन ये नहीं पता होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको सब कुछ जानना जरूरी होता है। ये दोनों के दोनों किससे हैं मेरे भाई, ये दोनों के दोनों भारतनाट्यम करते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम और चित्रा विश्वेश्वरन ये भी भारतनाट्यम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? देखो बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी मेरे भाई, कहाँ पर, बहमनी साम्राज्य की स्थापना साउथ में, तो उस समय जो था मेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो था मेरे भाई, कहाँ था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अब मोहम्मद बिन तुगलक आ गया तो यहाँ से याद रखेगा तुगलक वंश, तुगलक वंश याद रखेगा। ठीक है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के एक वंश है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना पूछेगा कि स्थापना कौन करता है मेरे भाई, स्थापना पूछे कि स्थापना कौन करता है, तो स्थापना करता है मेरे भाई गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है मेरे भाई, इसका स्थापना करता है किसका मेरे भाई, ये तुगलक वंश का। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से रिलेट कीजिएगा मेरे भाई, आपसे पूछ जाएगा कि तुगलक वंश का जो प्रथम जो था मेरे भाई, प्रथम शासक जो था कौन था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही हो जाएगा। और पूछा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक आपसे पूछे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ। अंतिम शासक जो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। यही है मेरे भाई अंतिम शासक है तुगलक वंश का। अंतिम शासक कौन, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है इसका अंतिम शासक है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हो गया क्लियर इतना। ठीक है, और पूछेगा कि तुगलक वंश, ठीक है, ये यहाँ से याद रखिएगा, तुगलक वंश का पूछेगा कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होता है और ये 1414 तक क्या होता है मेरे भाई, तुगलक वंश चलता है। उसके बाद क्या हो जाता है, तुगलक वंश समाप्त। ठीक है, 1414 के बाद द एंड। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई 47 नंबर। देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथी कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने को द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये उदय शंकर को, किसको मेरे भाई, उदय शंकर को जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उदय शंकर हो जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई यहाँ से आप रिलेट करोगे उदय शंकर जो है किस शास्त्रीय नृत्य से, तो ये एक दो शास्त्रीय नृत्य से नहीं है, बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। तो इनका कोई एक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य को मिलाकर और ये यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर क्या किए थे, संलयन कला, ठीक है, बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होगा विपिन सिंह या गुरु विपिन सिंह बोलो, अभी मैं आपको बताया हूँ किससे है, मणिपुरी से हो जाएगा। उसके बाद वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम जो हो जाएगा ये कुचिपुड़ी, कौन से डांस, कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, कैलूचरण महापात्रा, ठीक है, ये हो जाएगा ओडिसी। महापात्रा वाला जितना भी आएगा ना मेरे भाई, ओडिसी आंख मूंद के मारना सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। यहाँ पर दृक पंचाग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ये माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मेरे भाई क्या मनाया जाता है? ये महाशिवरात्रि मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पर आपको जैसे दिवाली, छठ पूजा, होली, ये सब कुछ आपको पूछेगा कि दृक पंचांग यानी कि अपना जो हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है, उसके अनुसार कब मनाया जाता है, ठीक है, तो वो पूछ दिया जाता है, तो उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गेहूं मेरे भाई। ये गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? ये किया गया था मेरे भाई दुर्ग के क्षेत्र में किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया मोहनजोदड़ो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो के आपसे पूछ दिया जाता है कि खोज किसने किया था, तो इसके खोज किसने किया था? रखाल, ठीक है, रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी कौन किए थे मेरे भाई? किसका? ये मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। कब किए थे ये भी पूछ दिया जाता है, तो 1922 ईस्वी में इसका खोज किए थे। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है मेरे भाई? तो ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किए थे किया मेरे भाई। आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, अच्छा अगर मतलब कि आता है रिस्पांस इस क्लास पे, तो मैं कंटिन्यू क्लास को करूँगा और पूरा क्लास आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करवा दूंगा मेरे भाई। और जीके में कम से कम 40 प्लस का स्कोर का टारगेट लेकर रखना है, और करवाऊँगा भी मेरे भाई, अगर मेरे साथ आप लोग देते हो, ठीक है, मेरे को सपोर्ट करते हो तो। बाकी आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखिएगा, जो भी चीज़ डालता हूँ। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेगा, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और जब ये क्लास अभी ख़त्म हो गया तो इसका क्या कर दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इधर उधर वीडियो नहीं खोजना पड़ेगा, इजीली प्लेलिस्ट में जाके और आराम से आप लोग क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।